हेलो एवरीवन, आज हम खत्म करेंगे पूरा का पूरा होम्योस्टैसिस वाला टॉपिक इन वन पेज। एंड आई होप आपको इस टॉपिक के बाद आपको होम्योस्टैसिस वाले टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास टोटली ये कुछ ऐसा वन पेज का नोट बन जाएगा, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ने के लिए। सबसे पहले अगर हम होम्योस्टैसिस की बात करेंगे तो जो हमारा होम्योस्टैसिस है, ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम इसकी साइंटिस्ट के बारे में देख लें, होम्योस्टैसिस अंकल के साइंटिस्ट के बारे में देख लें, तो हमको जो साइंटिस्ट फिजियोलॉजी की किताब में लिखे कि होम्योस्टैसिस टर्म जो दिया था इन्होंने दिया था W.B. कैनन अंकल ने, या इसको हम बोल सकते हैं वॉल्टर बी कैनन अंकल इनका नाम था, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये होम्योस्टैसिस क्या है, एक फिनोमिना है। फिनोमिना किस चीज़ का, जिसमें हम नियरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सके। मतलब हम पूरा का पूरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे कितना भी चेंज हो, चाहे बारिश हो, धूप हो या सर्दी हो, लेकिन हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो नियरली कांस्टेंट रहे, इसके लिए हम करते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो होम्योस्टैसिस के डेफिनेशन में हम देखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फिनोमिना ऑफ मेंटेनिंग a nearly constant internal environment, ठीक है। ये एक फिनोमिना है जिससे हमारा जो पूरा का पूरा इंटरनल इन्वायरमेंट है वो नियरली कांस्टेंट रह सके, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि अगर हम होम्योस्टैसिस करेंगे, तो लेट अस यूज डिफरेंट पेन। तो अगर हम होम्योस्टैसिस करेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें रेगुलेट करनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे रेगुलेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, तो देखो रेगुलेशन में, होम्योस्टैसिस में हमको क्या क्या रेगुलेट करना होता है। सबसे पहले तो देखो, अगर हम रेगुलेशन की बात करेंगे, सबसे पहले हमको रेगुलेट करना होता है टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, अगर मौसम चेंज हुआ तो टेम्परेचर में चेंज आने के लिए तो हम ECF का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। ECF को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको बताया था कि मिलियू इंटीरियर होता है, मतलब इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। तो मिलियू इंटीरियर टर्म दिया था हमको इस अंकल ने, जिनका नाम था हमारे पास क्या, क्लॉड बर्नैट, ठीक है। ये हमारे अंकल है। अब हुआ क्या, पहला हमने टेम्परेचर मेंटेन किया, दूसरा हम pH मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर ऑफ ECF, दूसरा pH ऑफ ECF। इसीलिए जब तुम रीनल सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें बफर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, जो कि हमारा पूरा का पूरा एसिडिक बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी का मेंटेन करके रखते हैं, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर हमको होम्योस्टैसिस मेंटेन करना है तो हमको पूरे ECF का pH मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होता है हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्या क्या, जो हमारे देखो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट का बैलेंस होना चाहिए, एंजाइम्स प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी प्रॉपर एक्सक्रीट होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, उसका भी एक बैलेंस ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस, फिर इसके अलावा CO2 O2 बैलेंस ऑफ गैसेस होना चाहिए, एंड फाइनली एक पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का भी बैलेंस होना चाहिए। तो दिस आर द सिस्टम जिसको हमको बैलेंस करना होता है, या दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे देखें तो होम्योस्टैसिस की हम अगर फिजियोलॉजी के अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ें दिए, टाइप्स दिए, दो मेजर टाइप्स जो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके फर्दर किसी किसी किताब में इसके 3 टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला देखो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक एंड अडेप्टिव कंट्रोल। तो एक हमारा हो जाता है पॉजिटिव, एक हमारा होता है नेगेटिव, और एक होता है हमारा अडेप्टिव, ठीक है। अब जो पॉजिटिव फीडबैक होता है और नेगेटिव फीडबैक होता है, इस पे हमारा फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव फीडबैक का मतलब समझे अगर, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या, देखो पॉजिटिव फीडबैक का अगर हमको समझना है, सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम नेगेटिव फीडबैक तुमको समझना है,
तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है, और वो हमारे कांस्टेंट इन्वायरमेंट से ज़्यादा है या कम है, तो क्या होगा, एक पूरा का पूरा सिस्टम चालू होगा। वो सिस्टम क्या करेगा, अगर वो चीज़ बढ़ रही है तो उसको घटा देगा, और घट रही है तो उसको बढ़ा देगा। मतलब ऑलमोस्ट अगर कोई वैल्यू हमको अगर 0 रखनी है और किसी सिस्टम की वैल्यू 0 से 100 पे जा रही है, तो एक सिस्टम चालू होगा जो उस 100 की वैल्यू को 0 पे ला देगा, और अगर वो माइनस की तरफ भी जा रही है तो एक सिस्टम चालू होगा जो उसको बढ़ा के फिर से माइनस से 0 की तरफ ला देगा। तो नेगेटिव फीडबैक एक ऐसा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको थ्योरी में लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे इफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी of a system increases or decreases, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट, ठीक है, एक फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या करता है, ये क्या करता है, स्टार्ट दैट ब्रिंग्स द एक्टिविटी टू नॉर्मल वैल्यू। एंड इसका एक चीज़ लिख सकते हैं, इट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टासिस। और इसके अलावा इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले हमने बहुत जगह पढ़ा है पूरे के पूरे एंडोक्राइन में, दैट इज हार्मोनल रेगुलेशन। तो हार्मोनल रेगुलेशन में क्या आता है, देखो हार्मोनल रेगुलेशन में क्या आता है, इसमें आता है कि मान लो हम अगर देखिए TRH, TSH, TSH, T3, T4 का अगर हम रेगुलेशन देखेंगे, मतलब थायराइड ग्लैंड का अगर रेगुलेशन देखेंगे, तो थायराइड ग्लैंड देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो थायराइड ग्लैंड के लिए तुमको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज भी नहीं चाहिए। तो इसमें देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने 11th 12th में भी पढ़ रखा है कि जो थायराइड है, सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, हमारा हाइपोथैलेमस से आएगा TRH, फिर आएंगे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी वाले अंकल, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या आएगा TSH, और फाइनली हमारे पास आएगा क्या, थायराइड ग्लैंड, जिससे हमारे पास क्या आएगा T3 एंड T4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि TRH कंट्रोल करता है TSH का रेगुलेशन, फिर TSH कंट्रोल करता है T3 T4 का रेगुलेशन, ये तो नॉर्मल कंट्रोल है। लेकिन जैसे ही T3 T4 का लेवल बढ़ा, तो इसने क्या किया, TSH को दे दिया नेगेटिव फीडबैक कि भाई कम हो जाओ, ठीक है। एंड जैसे ही फिर और इसने क्या कर दिया कि इसने TRH को भी नेगेटिव फीडबैक दे दिया कि कम हो जाओ। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि अगर हम TRH निकलता रहेगा तो T3 T4 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए क्या किया, जैसे ही T3 बढ़ा घटा मोर देन, अगर ये 0 लेवल इसका मान लो नेचुरल है, तो अगर ये जैसे ही 100 की तरफ गया तो क्या हो गया कि इसने इसको दे दिया नेगेटिव फीडबैक कि भाई कम हो जाओ। तो ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, इसका सिक्रेशन कम तो ये कम, तो ये कम तो ये भी कम हो गया अल्टीमेटली। और जब ये इसकी वैल्यू कम है ना, -100 है, तो फिर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, तो TRH को हो जाएगा सिग्नल कि भाई बहुत कम है, तो TRH रिलीज करेगा TSH से T3 T4। तो ये हमारा हार्मोनल रेगुलेशन काइंड ऑफ नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में मतलब क्या है कि अगर मान लो इसको देखो, इसको हम डायग्राम से देखें कि अगर मान लो कोई एक्टिविटी है वो बढ़ रही है, ठीक है, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, लेकिन मान लो हम देख रहे हैं बढ़ रही है, ठीक है, तो इससे कारण क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक शुरू होगा, पॉजिटिव फीडबैक की साइकिल शुरू होगी, और ये क्या करेगी, ये इस एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देगी। मतलब अगर यहाँ पे भी ये 10 था इनिशियली, ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक की साइकिल आई, तो इसने इसको 0 करने की जगह इसने इसको 100 कर दिया। तो दिस इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। एंड इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स को याद करने का एक निमोनिक है, दैट इज CLAPS, ठीक है, दैट इज क्लैप्स। C से हमारा क्या है, ब्लड कोगुलेशन या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देन L से हमारा है LH सर्ज। A से हमारा है एक्शन पोटेंशियल। P से हमारा पार्चुरेशन, ठीक है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक साइकिल से होता है। थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन विल कॉज दी और ज़्यादा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, एंड देन इट इज़ शॉक। और शॉक में भी मेनली शॉक का सेकेंड फेज, हमने पूरा का पूरा शॉक पढ़ लिया है। सो इफ़ यू वांट टू रिवाइज द वीडियो, इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, तो गो थ्रू द वीडियो शॉक
or you can clear all the concepts related to shock in that video. So these are the examples of positive feedback mechanism. So this is all about the homeostasis. You can revise through this entire 1 page ka note, and this is more than sufficient to write for your examination purpose, and we will cover next topic in the next video. So if you like the video, just do write me in the comment section, hit the like button and subscribe to the channel. Thank you so much.